हाय गाइस, स्वागत है आपका इस सीरीज के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं पॉपुलर इंडिकेटर्स के बारे में, कैसे उसको यूज करना है, कैसे वो हमारी ट्रेडिंग जर्नी में हमारी मदद कर सकते हैं। आज हमारे साथ में जो गेस्ट है वो फिर से हमारे साथ वापसी आया है हमको सिखाने के लिए। वेलकम बैक अगेन। थैंक यू सो मच साहिल। अपनी लर्निंग सीरीज में हम कुछ ऐसे इंडिकेटर को आज इस्तेमाल करने वाले हैं जो प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। इनके बिना वो ट्रेड नहीं करते हैं। जितने भी प्रोफेशनल फ्रेंड्स हैं आज तक मैं मिला हूँ, सबके जितने मर्जी टर्मिनल्स क्यों ना हो, आप ये लगा लीजिए कि अगर वो मल्टीपल स्क्रीन के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो एक इंडिकेटर को एक स्क्रीन पर लगा के रखते हैं, कंफर्मेशन लेने के लिए दूसरे इंडिकेटर को दूसरी स्क्रीन पर लगा के रखते हैं। और ऐसा भी देखा गया कि किसी के पास 5 स्क्रीन लगी हैं तो पांचों स्क्रीन के ऊपर टाइम फ्रेम भी अलग है, मल्टीपल चार्ट्स पे वो प्ले कर रहे हैं और सब पे अलग अलग इंडिकेटर है। फॉर एग्जांपल ए इंडिकेटर ने क्या मैसेज दिया, उसको कंफर्मेशन करने के लिए बी इंडिकेटर से पूछते हैं, उसको कंफर्म करने के लिए सी से। तो दोनों तीनों पांचों जितने भी लोग इंडिकेटर यूज करते हैं उनको कंफर्मेशन लेने के बाद वो आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग कहेंगे कि इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं, ये तो होने के बाद बताते। ठीक बात है भाई, आपकी प्रोग्रामिंग है, जो प्राइस ने एक्शन कर दिया उसको इंडिकेटर प्लॉट करने में टाइम जरूर लगाएगा। बट इंडिकेटर के पीछे एक बहुत बड़ा सच ये है कि वो इंडिकेटर आपको वही चीज प्लॉट कर रहा है जो हो चुकी है। डेफिनेटली लैगिंग है, पर इसके पीछे सत्यता भी तो है, सच भी तो है कि वो चीज हुई है। और जब उसको बैक टेस्ट आप करते हो तो आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है, एक डेटा पॉइंट बन जाता है कि हाँ ठीक है, पिछले 20 ट्रेड में से 10 बार ऐसा हुआ है तो 50-50 पे काम कर रहा है। पर अगर पिछले 10 में से 8 बार उसने काम किया है तो आपका भरोसा कहीं ना कहीं उस इंडिकेटर पे बन सकता है कि 10 में से 8 बार काम कर रहा है, 2 बार फेल कर रहा है तो ठीक है, चलेगा, रेशो अच्छी है। 70-30 है, रेशो अच्छी है। 60-40 है, रेशो अच्छी है। 50-50 है, रेशो अच्छी है। अगर कोई इंडिकेटर 30-70 है, 30 बार सक्सेस कर रहा है और 70% टाइम फेल कर रहा है, आप उसको अवॉइड करेंगे। करेक्ट। अब किसी भी ट्रेंड को समझने के लिए, जैसे हमने इस पूरी सीरीज में बात की, ट्रेंड के ऊपर हमने फोकस किया, ट्रेंड के ऊपर फोकस किया, स्टॉप लॉस के ऊपर हमने फोकस किया। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट बनता है वो ट्रेंड के अंदर स्ट्रेंथ कितनी है। क्या है कि बाइंग ट्रेंड आनी चालू, हायर हाई हायर लो बना दिया, हमने ये सीखा ट्रेंड लाइन क्या कहती है, ट्रेंड क्या कहता है, हायर हाई हायर लो या लोअर हाई लोअर लो। वीकनेस है तो लोअर हाई बनाएगा और स्ट्रेंथ है तो हायर हाई बनाएगा। बट वो स्ट्रेंथ में, उस ट्रेंड में स्ट्रेंथ है या नहीं है, अगर आपको ये पता लग जाए तो शायद आपका भरोसा उस ट्रेड के ऊपर थोड़ा ज्यादा बन सकता है। करेक्ट। तो जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो यही काम करते हैं कि आपके ट्रेंड को क्रॉस चेक करते हैं कि ट्रेंड सही है, कहीं फेक ब्रेकआउट तो नहीं है। ये फॉल्स ब्रेकआउट्स हैं, फॉल्स ब्रेकडाउन्स हैं। आपको लगता है यार ये क्या हुआ, अचानक से कोई सप्लाई आई और बाजार गिर गया, तो वो बाजार जो गिरा है वो सही जगह से गिरा है, क्या कोई मेजर सपोर्ट है या नहीं, उस पर मेजर रेजिस्टेंस से गिरा है, क्या वाकई वो पॉइंट वैल्यू ऐड करेगा आपकी ट्रेडिंग में या नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। और अगर मान लीजिए कोई ऐसे इंडिकेटर हम इस्तेमाल करें, हम यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर को इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, इंडिकेटर के नाम पे तो हजारों इंडिकेटर्स हैं और आप तो दुनिया भर में सबने इंडिकेटर्स बनाए हुए हैं, हमने भी अपना बनाया हुआ है। बट जो बेसिक, जो जब ये स्टॉक मार्केट स्टार्ट हुई, जब चार्टिंग स्टार्ट हुई, चार्ट स्टार्ट हुए, तो तब से जो आज तक जो इंडिकेटर कॉमनली यूज होते आ रहे हैं, और मतलब मुझे नहीं लगता शायद कोई एक भी ट्रेडर ऐसा हो जो इसको ना इस्तेमाल किया हो लाइफ में, मैं ऐसा दावा दे सकता हूँ। तो इसको तो यूज करते ही करते हैं, राइट। और अगर आप नोविस हैं, बिगनर हैं, हमारे व्यूअर्स बिगनर होंगे, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इंडिकेटर्स को बैक टेस्ट जरूर करें। कोई भी इंडिकेटर 100% काम नहीं करता है। 100% काम करती है आपकी इंटेलेक्ट, आपका माइंडसेट। ट्रेड लेने के बाद सही ट्रेड में भी आपको डर लग सकता है, गलत ट्रेड तो गलत ही है, उसमें आप लेके बैठे रहोगे, आपको पता नहीं एग्जिट कहां पे है। तो इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस के पास एज है बजाय कि फंडामेंटल्स के। फंडामेंटल्स का क्या होता है कि रिजल्ट आता है 3 महीने बाद, क्वार्टरली रिपोर्ट हम कहते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स कहते हैं, Q1 Q2 Q3, 3 महीने बाद पता लगता है। वो भी चौथे महीने में आ रहा होता है बेसिकली, चौथे महीने में पता लगता है कंपनी ने पिछले 3 महीने में क्या किया है। बिल्कुल करेक्ट है। अब वो प्राइस उसको एक्सपेक्ट करते हुए, क्योंकि कहते हैं प्राइस फॉरवर्ड लुकिंग होता है, तो प्राइस को कहीं ना पहले से पता होता है। कुछ बायर्स को पता होता होगा, कुछ इनसाइडर भी होते होंगे जैसा कहा जाता है, नहीं भी है तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि पिछले 2 क्वार्टर अच्छे थे, शायद तीसरा क्वार्टर भी अच्छा होगा, पर वो डिलेड है। वो भी तो लैगिंग है कि पिछले 3 महीने में क्या किया कंपनी, ये तो करती नहीं भैया इस महीने मैंने क्या बेचा, हाथ का बचा दे। कंपनी कोई नहीं बताएगी आपको कि मैंने इस महीने प्रॉफिट क्या किया, लॉस किया। वो 3 महीने का एवरेज आपको बताएगी। फिर आपको फंडामेंटल्स में जाना पड़ता है कि हाँ पिछले 4 महीने में क्या हुआ, पिछले 2 क्वार्टर में क्या हुआ, 3 क्वार्टर में क्या हुआ, 2 साल में क्या हुआ। अब रेफरेंस पॉइंट को इकट्ठा करते हैं ताकि कंपनी की फंडामेंटल्स आपको समझ में आए, कंपनी यहाँ सॉलिड है कंपनी, या ये कंपनी खराब परफॉर्म कर रही है, तो इससे बाहर हो जाओ। करेक्ट। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, एंट्री एग्जिट्स की बात करते हैं, तो हमारा टेक्निकल एनालिसिस सामने आता है। यहाँ पे ट्रेंड है, हायर हाई हायर लो बना, हम स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि ट्रेंड को तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब ट्रेंड की स्ट्रेंथ को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप मान लीजिए कि आपका जो प्राइस है वो आपका रिश्तेदार है, ठीक है, आपका रिलेटिव है, बस इस रिलेटिव की स्ट्रेंथ हमको चेक करनी है। मतलब हमेशा बुरा ही सोचेगा।
बुरा नहीं सोचेगा, बट बुरे से हमें बचाएगा। ये वो रिश्तेदार है जो बुरे से हमें बचाएगा। ये नजर का टीका है बेसिकली, ठीक है ना। तो यहाँ पे उस रिलेटिव की स्ट्रेंथ क्या है, काफी लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की बात करें, साथ में 2 इंडिकेटर और डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं भैया से नीचे डाउनवर्ड ट्रेंड है, गिर रहा है, लगातार गिर रहा है, अब मुझे ये समझना है कि ये इसमें कितनी ताकत है और गिर सकता है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, जैसे मैंने मूविंग एवरेज लगाया था वहीं पे हम इसमें RSI लगाएंगे। RSI क्या होता है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। बहुत सारे मिलेंगे आपको, जो सिंपल बेसिक है, जो ओरिजिनल है, जो हर ट्रेडिंग चार्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको मिलेगा, फ्री अवेलेबल है। आप इसको यूज करेंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। आप खाली एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे आप देखिए ग्राफ फॉर्मेशन हो गया। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, यहाँ पे एक शेडेड वर्जन ऑफ एक ग्राफ प्लॉट हो गया। यहाँ पे अभी प्राइस सेक्शन में ध्यान दीजिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक लाइन है, कुछ शेडेड ग्रीन है, पीछे जाएंगे तो शायद हो सकता है कुछ रेड भी मिलेगा। देखिए शेडेड रेड है, नीचे है कुछ लाइन, 2 लाइन आपको दिखाई दे रही है। ये शेडो जो आपको दिखाई दे रही है, ये शेडेड जो रेंज है, ठीक है। इस रेंज में क्या कहा जाता है कि इसको हम ये मान के चलते हैं बाय डिफॉल्ट इसकी जो रेंज है वो 70 और 30 मानी जाती है। अब 70 क्या है? ऊपर वाली जो लाइन देख रहे हैं आप, हम इसको मार्क कर लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। ये 70 के ऊपर में इसकी रेंज, अपर रेंज हमने डिफाइन की है, ठीक है। और 30 के ऊपर में लोअर रेंज को डिफाइन किया गया है। ये माना जाता है कि प्राइस इसके बीच में रहे तो तमीज से बिहेव कर रहा है, ठीक है। प्राइस जब 70 के ऊपर निकले तो थोड़ा बदतमीजी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। 30 के नीचे निकले तो थोड़ी बदतमीजी स्टार्ट हो गई है। मेरे रिश्तेदार है ना, थोड़ी बदतमीजी तो करेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि 70 के ऊपर क्या बिहेव उसका हम समझ के चलें, 30 के ऊपर 30 के नीचे निकला तो उसका बिहेव कैसा माना जाए। हम ये मान के चलते हैं कि जो भी ट्रेंड ऊपर चल रहा है, RSI अगर 70 के ऊपर निकल रहा है तो उसको हम ओवरबॉट सिचुएशन कहते हैं, OB, ठीक है। 70 के ऊपर अगर RSI आपका इंडिकेट कर रहा है तो मतलब ये है कि प्राइस में स्ट्रेंथ तो है, अच्छी स्ट्रेंथ है, बाइंग का प्रेशर अभी भी बना हुआ है। बट 70 के ऊपर निकलने के बाद में आपका चेक पॉइंट आ जाता है, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे अलर्ट हो जाना है कि 70 के ऊपर RSI निकली है तो प्राइस कभी भी रिजेक्शन ले सकता है, नीचे गिरेगा। अब ये RSI का 70 और 30 जो है, ये 70 के ऊपर 90-95 तक भी चला जाता है। एक्सट्रीम केसेस में जब बुल मार्केट होती है, लगातार बाइंग चल रही होती है, प्रेशर बहुत हाई होता है, तो 70 का RSI 90 से 95 तक भी चला जाता है। और उस 90 से 70 से 90 तक जाने में प्राइस में कभी कभी 100% की मूवमेंट भी आ जाती है, तो प्राइस 1x 2x भी हो जाता है। पर ये ऐसा नहीं है कि RSI 70 से 90 हर स्टॉक ऐसा हो जाएगा, हर स्टॉक का नेचर अलग है। किसी स्टॉक पे RSI 70 से 90 में खाली 10% की रिटर्न आएगी, किसी में 50% की रिटर्न आएगी। अगर स्मॉल कैप होगा, लिक्विडिटी कम है, तो प्राइस और तेज भाग सकता है। मार्केट में शेयर्स अवेलेबल नहीं, जैसे बिटकॉइन है ना। अगर ऐसे कोई शेयर्स है जिसमें पब्लिक में माल नहीं है, शेयर होल्डर जो कंपनी है, प्रमोटर ही माल लेके बैठे हैं, FIs ही माल लेके बैठे हैं, पब्लिक के पास कुछ है नहीं, तो उस शेयर को तो अच्छे से मैनिपुलेट किया जा सकता है। वो 70 के ऊपर 90 पे जाते जाते आपके वाले नाले कर सकता है, करेक्ट। ऐसे ही वो शेयर गिरने लगेगा तो थोड़ी सी RSI में वीकनेस में बहुत भयंकर तरीके से गिर भी सकता है वो, ठीक है। तो किसी चीज को आप टेकन फॉर ग्रांटेड यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। कहानी क्या आती है, जब 70 के ऊपर चले तो आपको तैयार हो जाना है कि हाँ अब ये इस जोन में जा चुका है कि प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है, आपको अटेंटिव होना पड़ेगा, ठीक है। फिर जो हमने अभी तक सीखा है, ट्रेंड लाइन इस्तेमाल करने का, स्टॉप लॉस को सीखा है हमने ट्रेंड को आइडेंटिफिकेशन करना सीखा है हमें, तो उन चीजों को फिर हम देखेंगे क्या प्राइस ने लोअर हाई फॉर्मेशन कर दिया। अगर प्राइस ने लोअर हाई फॉर्मेशन कर दिया, RSI ने भी कर दिया, तो समझो कि दोनों एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, आप प्राइस से बाहर आ सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, आपको एग्जिट मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर प्राइस RSI 30 के नीचे जा रहा है, मतलब ये कि उसमें सेलिंग बहुत ज्यादा हुई है। अब 30 के नीचे जो हिस्टोरिकल देखा गया है वो 20-10 तक जाता है, 5 बहुत ही रेयर केसेस में होता है, बहुत रेयर केसेस में। तो हम कोविड की बात भी करेंगे तब भी RSI 5 हिट नहीं हुआ, ठीक है। तो आप जिस भी इंडेक्स में, जिस भी अंडरलाइन में काम कर रहे हैं, क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, निफ्टी में, बैंक निफ्टी, जहां भी आप काम कर रहे हैं, जो ट्रेडेबल कमोडिटीज में काम कर रहे हैं, वहां पे अगर RSI को यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेंथ मिल जाती है। सबसे बड़ी बात है, और बहुत आसान इंडिकेटर है, प्लॉट हमने आसानी से कर लिया। अब इसको भी अगर आपको एडिट करना है तो यहाँ पे भी सेटिंग का बटन रहता है। अब स्टाइल में जाइए, आपको जो कलर करने हैं, जैसे RSI के शेडिंग है, आपको ऑरेंज करना है तो ऑरेंज हो गई, है ना। आपको पर्पल करना है, पर्पल, जो आपको करना है वो कीजिए आप, ठीक है ना। जनरली लोग क्या करते हैं कि 70-30 के साथ ना फ्लक्चुएशंस करते हैं, ट्रेडिंग की स्टाइल उनकी होती है, उनको लगता है यार 70 पे काम नहीं आ रहा है, मैं 80 पे करके देखता हूँ। कुछ लोग 60-40 RSI भी यूज करते हैं। इसको यूज करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ RSI का अपर बैंड है, RSI मिडिल बैंड है, RSI लोअर बैंड है। तो अपर बैंड को 70 को यहाँ से आप 80 कर सकते हैं, लोअर को फिर 20 करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये रेंज आपकी
बढ़ गई। ठीक है। तो आपकी अपनी ट्रेडिंग स्टाइल है कि आपको 60-40 पे करना है या 70-30 पे करना है, तो आप 60 करेंगे तो नीचे को 40, दोनों का बेसिकली जो सम रहेगा वो 100 रहेगा। ठीक है। तो माना ये जाता है कि ये 60 के ऊपर आरएसआई चलती है तो प्राइस में एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ आ जाती है। तो 60 से 70 तक जाते आते अच्छा पैसा बना सकते हो आप। 60 से 80 तक गया तो और अच्छा पैसा बन सकता है। 60 से 90 गया तो एक्सट्रीम हो गया। करेक्ट। तो ये आपको एक ट्रेंड में एग्जिट कहाँ प्लान करना है वो आपकी हेल्प करने वाला है। राइट। अब हम इसको चार्ट के साथ मैच करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली कैसे इसको यूज करना है। राइट। फॉर एग्जाम्पल अभी लाइव चल रहा है, अभी सोलाना का चार्ट हमारे सामने खुला हुआ है। अब जैसे इससे नीचे चला गया, हाँ, अब खरीदने का टाइम है। देखिए खरीदने का टाइम ब्लाइंडली नहीं करना है कभी भी। अब मैं पहले तो इसको डिफॉल्ट पे ले आता हूँ, क्योंकि हमने 60-40 कर दिया, इसको हम 70-30 जो बाय डिफॉल्ट वही करते हैं। ठीक है। क्योंकि सीखना है तो डिफॉल्ट पे सीखना चाहिए। जब आप सूर्य कुमार यादव बन जाएंगे तब जैसे मर्जी चौके छक्के मारिए। या बेसिक और बैक पकड़ने का स्टांस तो आपको बेसिक ही सीखना पड़ेगा। तो बेसिक स्टांस है तो हम सीखने वाले हैं। राइट। अब यहाँ पे सर भाई बाजार गिर रहा है, लगातार गिर रहा है, बिल्कुल। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कर रहे हैं। आप देखिए आरएसआई लगाने के बाद में आपको ये समझ में आ गया कि अभी इसकी जो स्ट्रेंथ है गिरने की ये भी कमजोर हो रही है। स्ट्रेंथ पहले 70-80 है, नीचे गिर रहा है वो, तो आरएसआई का मतलब है कि ओवरसोल्ड जोन में आने वाला है। अब हिस्टोरिकल चेक कीजिए, जिस भी टाइम फ्रेम पे काम पे हिस्टोरिकल मतलब आप पीछे जाके देखिए ये रिजेक्शंस कहाँ लेता है। तो आप अक्सर देखते भी वही ट्रेंड लाइन वाला मतलब वो नहीं, उस पर टाइम मत लगाइए। अभी आप ये देखिए जो बॉटम्स बन रहे हैं आरएसआई पे, ठीक है। वो अक्सर 30 के आसपास ही बन रहे हैं। देखिए आप, ठीक है। जितना भी पीछे जाके देखेंगे 30 पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है आरएसआई। देखिए, देखना आपको, बिल्कुल। रेयर केसेस में उसके नीचे भी गया है वो। आप एक काम कीजिए और हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइए और जो रेयर केसेस है वहां भी मार्क कीजिए। ठीक है। तो रेयर केसेस में कहाँ जाता है? 25। ठीक है। 25 के नीचे नहीं जाता। 25 के नीचे कभी गया है क्या? यहाँ गया है। तो एक काम कीजिए, आप इसको ही मार्क कीजिए। कितना है? 21। ठीक है। तो मोटा मोटा 20 से नीचे तो आरएसआई इसका आज तक गया नहीं है। ठीक है। समझ सकते हैं? ठीक है। और 30 के आसपास से आके बाउंस कर जाता है। क्योंकि इस समय ट्रेंड गिरने का है, बाजार लगातार फॉल कर रहा है, तो हम एक अपॉर्चुनिटी ये ढूंढने की कोशिश करें कि बाइंग कहाँ से आएगी। ठीक है। हम ट्रेंड को रिवर्सल की वेट तो कर रहे होते हैं, करेक्ट ना? तो यहाँ पे अगर आरएसआई 30 के आसपास से वो घूमने लग जाता है, तो आरएसआई 30 जहां से घूमा है, अब वहां पे प्राइस को आप मार्क कर दीजिए। सपोज कीजिए यहाँ से घूमता है, ठीक है। एग्जाम्पल। ठीक है। अब ये देखिए क्या बार बार यहाँ से घूमता है, क्या ये इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट आप देख सकते हैं। यहाँ पे बार बार एक रिजेक्शन आती है, यहाँ सपोर्ट भी गया था कितनी बार, यहाँ रिजेक्शंस भी ली थी इससे कितनी बार। तो यहाँ पे अगर आके जो प्राइस हमारा 174 175 की रेंज के आसपास में होगा, बिल्कुल। क्योंकि पिछली बार आरएसआई 30 पे 174 था या 172 था या 169 था, या हमें नहीं मालूम है, बिल्कुल चार्ट बताएगा। तो इस बार वो हो सकता है 156 बनाए। इस बार आरएसआई 30 पे हो सकता है 156 का प्राइस हो। बिल्कुल। पिछली बार आरएसआई 30 पे उसका प्राइस हो सकता है 160 रहा हो। तो ये हिस्टोरिकली आपको बैक टेस्टिंग करनी होगी कि हर अंडरलाइन का हिस्टोरिकल सपोर्ट कहाँ रहा है। अब आरएसआई 30 मेरे पास में एक रेफरेंस आ गया कि आरएसआई 30 पे ही बाउंस लेता है, ठीक है। इस बार भी ले सकता है। बिल्कुल। क्यों? पिछले अगर मैं 20 काउंट देखता हूँ, 20 बार हिट अगर देखता हूँ इसके, तो 20 में से 80% हिट तो उसने आरएसआई 30 पे किया है। बाकी 20% टाइम वो 25 आरएसआई और 20 आरएसआई को भी हिट किया है। तो सोलाना का नीचे मेरे सामने क्लियर हो गया। बिल्कुल। अब मैं बात करता हूँ बिटकॉइन की, मान लीजिए, तो बिटकॉइन का आरएसआई अलग होगा, इसका भी अलग होगा। अच्छा, ठीक है। रिलायंस का अलग होगा, इन्फोसिस का अलग होगा, निफ्टी का अलग होगा, बैंक निफ्टी का अलग होगा। ठीक है। तो हर स्टॉक का, क्योंकि कुछ स्टॉक होंगे जो आरएसआई 30 आते ही नहीं होंगे, आरएसआई 40 से घूम जाते होंगे। ये हो सकता है। हाँ, तो भाई ये रूल है? नहीं, there's no rule। ठीक है। इसीलिए कहता हूँ, देखो प्रॉब्लम कहाँ आती है। तो मतलब ये भी हो गया कि अगर हम जैसे स्टॉक मार्केट में होता है, मतलब मेरा जो सिद्धांत है, मैं ज्यादा शेयर्स में ट्रेड नहीं, मुझे नहीं पता इन्वेस्टमेंट का कि सब में लगाना है। मेरे को जो समझ में आते हैं 5-6, मैं उसी को कवर करता हूँ। ठीक है। उस कंपनी की बैलेंस शीट, उस कंपनी की न्यूज मुझे सब पता होती है। तो सिमिलरली ट्रेडिंग में भी क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हर जगह फैलने की जगह लिमिटेड स्टॉक्स को या कॉइन्स को पकड़ ले ताकि कंट्रोल रहे। बेहतरीन भाई, देखिए मैं आपको एक चीज कहूंगा, आपने वो बात कह दी जो मैं करता आया हूँ, मैं पूरी लाइफ में यही करता आया हूँ। मैं एक ऑर्थोडॉक्स लर्निंग पे बिलीव करता हूँ। और वो लर्निंग क्या है कि हमें ना बचपन में ये सिखाया गया है कि अपनी चादर देख के पाँव पसारो। मैं जब कॉलेज में लेक्चर्स के लिए जाता था तो बच्चों को ये सिखाता था कि चादर बड़ी करो, पाँव मत सिकोड़ो। भाई 6 फुट का अगर बच्चा है और घर में उसके बाकी लोग 5.5 फुट के हैं, तो क्या वो 6 फुट की चादर नहीं खरीद सकता? खरीदनी चाहिए ना उसको क्वालिटी। वो पाँव सिकोड़ के क्यों सोए? पाँव लंबे रखे, चादर लंबी करे। बिल्कुल, है ना? तो यहाँ पे एक कहानी है कि हम लोगों को बचपन से ये सिखाया गया कि आपको ना कंजर्वेटिव रहना है,
जो बेस्ट यूज ऑफ ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज करना है, रिसोर्सेज बढ़ाने का किसी ने सिखाया नहीं, करेक्ट ना। तो यहाँ पे बेसिकली कहानी क्या है कि हम लोगों को ये भी सिखाया है स्टॉक मार्केट में कि आपके पास ना डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो, फैंटास्टिक, आई एक्नॉलेज दिस स्टेटमेंट, होना चाहिए। पर डाइवर्सिफिकेशन मतलब 50 शेयर, 100 शेयर, 20 शेयर, कितने? अब आप कहेंगे भाई मैं तो पेंट इंडस्ट्री, दिवाली आने वाली है, पेंट्स के स्टॉक खरीदूंगा, करेक्ट ना, पेंट्स की डिमांड बढ़ने वाली है तो सभी पेंट के स्टॉक खरीद के रख लूंगा। चलो जी, दिवाली के बाद क्रिसमस आ जाएगा, डेकोरेशन का माल, कोई डेकोरेशन वाली कंपनी अगर है तो, या मान लीजिए आपको लगता है कि भाई मार्च में ये प्रोडक्ट बिकता है, ज्वेलरी की डिमांड एक पर्टिकुलर सीजन में आती है, तो मैं बेस्ट ज्वेलरी के स्टॉक्स भी मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ साहिल भाई कि जिनके पोर्टफोलियो में 250 शेयर, 300 शेयर, 400 शेयर हैं। आईटी के बेस्ट 5 पकड़ लिए, टॉप के 5, इन्फोसिस भी है, विप्रो भी है, एचसीएल टेक भी है, सब कुछ उनके पास में। अब समझ रहे, बैंकिंग के टॉप 5 पकड़ लिए। कितने सेक्टर्स हैं? कम से कम 25 से ज्यादा सेक्टर्स हैं जिनमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 25 के 25 सेक्टर्स के अगर मैं टॉप के खाली 2 स्टॉक भी पकड़ लेता हूँ तो 50 शेयर मेरे पास में आते हैं। कैपिटल भी तो बढ़ गई, कैपिटल नहीं बढ़ रही लोगों की, बट गई, वही तो कह रहा हूँ, कैपिटल बढ़ गई। कुछ ऐसे धनुर्धारी हैं इसमें कि जो एक एक इंडस्ट्री के टॉप के 10 शेयर पकड़ के रखते हैं। मतलब मुझे लोग पोर्टफोलियो भेजते हैं, मैं अलाउड नहीं है, सही भी अलाउ नहीं करती, मैं मना करता हूँ कि मैं पोर्टफोलियो स्कैनिंग नहीं करता हूँ, बट मुझे लोग भेज देते हैं व्हाट्सएप पे कि भाई मेरा एक बार पोर्टफोलियो एक बार देख लीजिए। मुझे देख के हंसी नहीं आती, मुझे तरस आता है। अब सोच के देखिए, घर में 2 बच्चे संभालने कितने मुश्किल होते हैं, किसी के 3 बच्चे होंगे तो कितना नाक में दम होगा, 4 बच्चे होंगे, 7 बच्चे, पुराने टाइम में लोग 7-7, 8-8 बच्चे होते थे, कैसे संभालते होंगे। आज की जनरेशन तो 2 बच्चे संभालने मुश्किल है, और आपके पोर्टफोलियो में 300 शेयर्स हैं, 200 शेयर्स हैं, कैसे संभालेंगे आप? मैं उन सभी लोगों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके पोर्टफोलियो में इतने शेयर्स हैं, मैं कहूंगा आप म्यूचुअल फंड के पास जाइए भाई। म्यूचुअल फंड क्या करता है, उनके पोर्टफोलियो में 60-70 शेयर होते हैं, वो हैंडल कर पाते हैं। इंडेक्स में लगा लो, इंडेक्स में लगा लो, 50 शेयर तो इंडेक्स में ही, निफ्टी में ही है, निफ्टी 50 50 शेयर हैं। आप 50 के 50 शेयर में एसआईपी करने बैठते हो तो भी 50 शेयर को संभालना आपके बस की नहीं है। आपकी नॉलेज उतनी नहीं है, आपकी लर्निंग उतनी नहीं है, आपके पास में रिसोर्सेज उतनी नहीं है, आप इतनी न्यूज को एक्सेस नहीं कर सकते, प्लेटफॉर्म नहीं है, घूम फिर के सब जेब में मोबाइल लेके घूम रहे हैं। पैसा बनाने चले हैं खाली मोबाइल पे ट्रेडिंग करने के लिए, सोच के देखिए। सेटअप चाहिए होता है हर चीज। सेटअप क्या होता है, वेबसाइट्स हैं बहुत सारी जहाँ से डेटा मिलता है, पेड वेबसाइट है, फ्री वेबसाइट है, कहाँ सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, तब जाके आपको समझ में आता है कि ये रिसोर्स अच्छा है, ये सोर्स अच्छा है, अब मैं इस न्यूज के ऊपर लाइक कर सकता हूँ। ट्रेडिंग करने के लिए आपने पोर्टफोलियो बना लिया दुनिया भर का, आप कभी भी अच्छे रिटर्न नहीं निकाल पाएंगे। आपको 50-60 शेयर का जो पोर्टफोलियो है वो आपका एवरेज क्या रिटर्न निकाल के देगा? आप 10-12% के आसपास ही घूमते रहेंगे, प्लस या माइनस। आपको समझ नहीं आएगा पड़ोसी ने पैसा डबल कर लिया, हम 10% में घूम रहे हैं, क्यों? इतने शेयर कौन संभालेगा? तो जो आप कर रहे हैं मैं भी ऐसे करता हूँ। मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो में कभी भी देखेंगे 10 से ज्यादा शेयर मेरे नहीं होते, पर मैं एक स्टॉक में 10% कैपिटल, काफी क्रिटिसिज्म मिलने वाली है मुझे इस लाइन के ऊपर में कि 10% पैसा एक स्टॉक में डाल देता है, क्या सिखा रहा है बैठ के। ये मेरा रिस्क एपेटाइट है, मैंने 24 साल में सीखा है। मैं तो ज्यादा डालता हूँ, मेरा 24 साल है भाई, 24, किसी का 50 साल होगा, किसी का 20 साल होगा, सबका रिस्क एपेटाइट अपना है। नहीं पर मेरा ज्यादा परसेंटेज होता है। आपके साथ है, आप 4 या 5 में डाल रहे हो, आपका रिस्क एपेटाइट वैसा है। हाँ। आपने वो सीखा है ना, दैट इज योर लर्निंग। वही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। मेरी लर्निंग है कि मैं 10% तो मिनिमम चाहिए मुझे कोई स्टॉक अच्छा लगे, आई गो बिजार, मतलब मैं एक स्टॉक में ही पैसा डाल देता हूँ पूरा, आई गो बिग। पर वो कब आता है, साल में 2 साल में कभी एक स्टॉक ऐसा दिखता है भाई अब तो जाना है इसमें, आई गो बिग। भाई मैं कितना डाल रहा हूँ, मैं एक्स अमाउंट डाल रहा हूँ, मेरे से डालने 100x डालने वाले लोग बैठे हैं ना बाजार में, तो हम कौन है बाजार में? हमारे साथ कोई नहीं है, हमसे अमीर लोग बैठे हुए हैं। अब आपको पोर्टफोलियो को छोटा रखना है ताकि आप उसके चार्ट्स को स्टडी कर सकें, आरएसआई स्टडी कर सकें। बस जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप सुलाना कर रहे हो बार बार जी, तो आपको ट्रेंड रट जाएगा, रट गया है। अगर 15 मिनट पे खेल रहे हो तो 15 मिनट आंखों में बैठ जाएगा, बैठा हुआ है। आरएसआई आपको पता है कितना जाएगा, कैसे बिहेव करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए मेरे जो, अगर ट्रेडिंग करनी है आइडियली तो हमको एक को ही पकड़ ले, एक को पकड़ लीजिए, ठीक है। आप जब मैं निफ्टी की बात करता हूँ तो मैं निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ। निफ्टी के अलावा बैंक निफ्टी को भी नहीं देखता हूँ, क्योंकि पूरे दिन में देखने के लिए एक इंडेक्स बहुत है, ट्रेडिंग ही तो करनी है। बिल्कुल। मुझे बार बार शिफ्ट क्यों मारना है भाई? पहले आधे घंटे तो मैंने एक को समझा, अब उसका नीचे समझ नहीं आया, मैं दूसरा समझने बैठ गया। शाम तक आते आते अगर मैं 6-7 स्टॉक्स निकाल लिए तो मुझे किसका स्टॉक का ट्रेंड मुझे याद रहेगा, किसका बिहेवियर मुझे याद रहेगा? हर स्टॉक का बिहेवियर अपना है। जैसे मैंने कहा कि हर स्टॉक का आरएसआई अपना है, तो आरएसआई 30 सोलाना का है तो बिटकॉइन पे भी आरएसआई 30 इंपॉर्टेंट होगा, ये जरूरी नहीं है। ये आपको चार्ट से पूछना पड़ेगा क्या उसका भी है, ठीक है। अब देखिए आरएसआई में अगर देखते हैं यहाँ पे तो ये बिटकॉइन का होगा, बिटकॉइन कहाँ तक है? 76 का हिस्टोरिकल है इसका, और पीछे कहाँ तक है देखिए, और ऊपर भी है, गया है बिल्कुल गया। आप देखिए यहाँ तक अगर आते हैं तो आरएसआई 87, और पीछे जाएंगे तो इसने उसके ऊपर भी टच किया है भाई, इसके ऊपर भी टच किया है, आरएसआई 90। और एक मैं थंब रूल आपके व्यूअर्स को दे देता हूँ
कि अगर आपका स्टॉक किसी भी टाइम फ्रेम, जिस टाइम फ्रेम पे आप काम कर रहे हैं, अगर आप ट्रेडर हो 1 मिनट पे काम कर रहे हो, अब इन्वेस्टर हो मंथली पे काम कर रहे हो, अगर आपके स्टॉक का, आपके इन्वेस्टमेंट का RSI 90 पहुंच गया है, तो किसी को फोन मत करो, माल काट के बाहर हो जाओ, माल बेच के बाहर हो जाओ। RSI 90 इज एक्सट्रीम, एक्सट्रीम। जैसे RSI 10 पे अगर स्टॉक आ जाएगा तो वहां से उसको बाउंस इनएविटेबल है, भागना ही है, कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पे वैल्यूएशंस अच्छी हो जाती हैं, प्राइस अच्छा मिल रहा होता है और इन्वेस्टर्स इनकी वेट कर रहे होते हैं, ट्रेडर्स इसकी वेट कर रहे होते हैं। रिटेलर्स होता है यार RSI 15 आ गया, कोई 10 आ गया तो अरे 10 RSI 15 पे बाइंग चालू करो, एवरेजिंग आउट करो ना, 15 पे थोड़ा मान लिया, 10 पे थोड़ा मान लिया, 5 आए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। थोड़े ऐसे रिस्क आपको प्लान करने पड़ेंगे। मेरा रिस्क है तो नो रिस्क नो गेन, सीधी सी बात, नो पेन नो गेन, सीधी कहानी है। पर अगर RSI 90 पे आप देखो, अब हिस्टोरिकली आप बोल सकते हो कि RSI बिटकॉइन कब गिरता है, जब जब वो 90 जाता है गिरता ही गिरता है। अब देखिए ट्रेंड लाइन आपको सिखाया है, ट्रेंड लाइन उठाइए भैया, ये ट्रेंड लाइन उठाई, और मैं अगर RSI के पे ट्रेंड लाइन मानूं तो क्या आप कह सकते हो कि प्राइस में वीकनेस है? बिल्कुल। हम लोग उदयपुर में थे कॉमन इवेंट में, वहां पे किसी ने सवाल किया कि बिटकॉइन का नेक्स्ट टारगेट क्या है, और हमारे नाम नहीं लूंगा, एक बड़े खास दोस्त है, उन्होंने कहा भाई 1,25,000 हो जाएगा इस साल तक। मैंने कहा था 1,21,000 जब तक क्रॉस नहीं करता कुछ नहीं होने वाला, वो नीचे 1,10,000 वापस आ जाएगा। आज वो कितना चल रहा है? 1,10,000 चल रहा है। उल्टा वहां से वो $5,000-6,000 टूट चुका है, बढ़ा नहीं है। आप सोच के देखिए कहानी क्या होती है। हम RSI को जब तक नहीं देखेंगे आपको स्ट्रेंथ नहीं पता लगेगी। अब RSI डाउन है, इसका मतलब ये कि वीकनेस है आपके ट्रेंड में, आपका ट्रेंड वीक है, आप क्यों बाय कर रहे हैं आप? जब तक आपका RSI रिवर्स ना करे तब तक आपको बाइंग नहीं करनी है। और जैसे मैंने आपको ये समझाया था कि RSI के ऊपर में, प्राइस के ऊपर में जब ऐसा रिवर्सल आता है, वैसा ही रिवर्सल RSI में आना चाहिए, तब मैं कहूंगा RSI चेंज हो गई। RSI क्या है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। किसका रिलेटिव है? इस अंडरलाइन का जिसपे आप ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, मेक सेंस? ठीक है, ये तो रहा पहला इंडिकेटर। हम RSI के ऊपर में क्या होता है, कभी कभी आपने हिल में ट्रेवल किया होगा, गाड़ी चलाने के शौकीन है, आप हिल पे जाते तो क्या होता है कि जब एक शार्प कर्व होता है तो बोर्ड लगे होते हैं, शार्प कर्व अहेड, स्लो डाउन, डाइवर्जेंस अहेड। डाइवर्जेंस आपने वर्ड देखा होगा, आपने पहाड़ों में अक्सर लिखा होगा डाइवर्जेंस अहेड। ये डाइवर्जेंस क्या है? डाइवर्जेंस है कि प्राइस तो एक दिशा में जा रहा है, RSI वीक होनी शुरू हो गई, प्राइस बुलिश है और RSI वीक होनी शुरू हो गई, दैट्स डाइवर्जेंस, मतलब दोनों का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो जब जब आपको लगे कि RSI देख, अब देखिए आप यहाँ पे लाइव इसको देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए इस पॉइंट को देखिएगा, इस पॉइंट को यहां से लेके प्राइस ने यहाँ पे एक हायर हाई बनाया, देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे हायर हाई बनाया, प्राइस तो हाई बना रहा है पर RSI ने लोअर हाई बना दिया। तो दिस वाज अ क्लियर इंडिकेशन कि अब आपको बाहर निकलने का समय आ गया है, नहीं तो भैया दुर्घटना घटने वाली है। तो RSI कितना सुंदर, इतना सिंपल इंडिकेटर है, लैगिंग है, समझ गए, होने के बाद बता रहे, बट होने के बाद बता तो रहा है। आप अपने मन से खेल रहे, मुझे लगता है उस पर तो आपको कुछ नहीं मिल रहा। तो जो बता रहा है आपके सामने इंडिकेटर, जिसने इसको डिकोड किया था, सबको दिया फ्री में यूज करने के लिए, तो वैल्यू एडिशन की ना अपनी लाइफ के अंदर में, तो उसको यूज कीजिए। RSI का जब भी, और ऐसे ही जब प्राइस गिरने लगे और प्राइस लगातार गिर रहा है, लगातार लोअर हाई बना रहा है, लोअर लो बना रहा है, और RSI हायर लो बनाना शुरू कर दे, तो समझ लीजिए कि गाड़ी मुड़ने वाली है, क्योंकि वहां पे आपके पास स्टॉप लॉस मिल जाएगा आपको। बिल्कुल, ब्लाइंडली ट्रेड करने में स्टॉप लॉस आपको नहीं मिलने वाला, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? स्टॉप लॉस। राइट, सो दिस इज RSI। लोगों को अगर पसंद आएगा, लोग अगर कमेंट करेंगे कि भाई RSI का एक्सक्लूसिव वीडियो चाहिए, तो RSI और RSI डाइवर्जेंस के ऊपर एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाएंगे बैठ के, ये डिटेल्ड वीडियो होगी, ठीक है ना। अभी हम एक और इंडिकेटर यूज कर लेते हैं, MACD, बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही कमाल का इंडिकेटर है। हम कैनवस क्लियर कर लेते हैं और यहाँ से देखिए, किसी भी इंडिकेटर को हटाने के लिए आप यहाँ से रिमूव पे क्लिक कीजिए, हट जाएगा। नया इंडिकेटर लगाना है, इंडिकेटर पे जाइए, आप सिर्फ MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। अब कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस अपने आप में ही ये बता रहा है कि भैया ऊपर की तरफ ब्रेकआउट है या नीचे की तरफ ब्रेकआउट है। ठीक है, इसको रीड कैसे करना है, आप यहाँ देख सकते हैं नीचे इंडिकेटर के ऊपर में एक लाइन है, जीरो लाइन है, जीरो लाइन के ऊपर कुछ हिस्टोग्राम बना हुआ है और कुछ नीचे रेड हिस्टोग्राम बना हुआ है, और यहाँ पे दो आप एवरेज, दो मूविंग एवरेज आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये मूविंग एवरेज क्या करती हैं, यहाँ पे इनको हम फास्ट लाइन और स्लो लाइन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ब्लू लाइन को फास्ट लाइन कहा जाता है और येलो लाइन को स्लो लाइन कहा जाता है। तो जब ब्लू लाइन स्लो लाइन को काट के ऊपर निकलती है तो बुलिश मूवमेंट आती है,
ठीक है, तो प्राइस में थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाई देती है। ठीक है। प्लस साथ में अगर हिस्टोग्राम भी ग्रीन हो जाए, और हिस्टोग्राम की ग्रीन में भी दो शेड आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक डार्क ग्रीन है, एक लाइट एक लाइट ग्रीन है। तो अगर मान लीजिए आपको, इसको कहते हैं पॉजिटिव क्रॉसओवर, एक जब ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन के ऊपर में है तो बुलिश क्रॉसओवर है, और हिस्टोग्राम इस जीरो लाइन के ऊपर में, जो मिडिल लाइन है, जीरो लाइन के ऊपर में ग्रीन बार फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, आपको क्रॉसओवर भी मिल गया, तो यहाँ पे आप एक ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ये ट्रेड लिया जा सकता है। क्यों लिया जा सकता है? क्योंकि यहाँ पे बाइंग प्रेशर दिखाई देना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे, और जब तक लीजिए जब तक आपको वापस डाइवर्जेंस ना आ जाए। ठीक है, ये था कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। ठीक है, MACD मूविंग एवरेज, ये दो मूविंग एवरेज हैं। ठीक है, करेक्ट। साथ में हिस्टोग्राम हमको ये बता रहा है कि भाई यहाँ पे बाइंग का प्रेशर में ताकत है या नहीं है। अगर हिस्टोग्राम फेड होना शुरू हो जाए, मतलब तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए या स्टॉप लॉस लगा दीजिए। ठीक है, आपने जो प्रॉफिट ट्रेल किया है उस प्रॉफिट में आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट कहीं ना कहीं कट के आप ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। आप नेकेड नहीं बैठेंगे कि भैया मैं कहीं मीटिंग में चला गया था, मुझसे गलती हो गई, आगे देखा तो सारा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गया। ये मिस्टेक्स नहीं कर रही। जब तक आप स्टॉप लॉस को सिस्टम में नहीं डालेंगे, आपका पैसा घर नहीं आएगा। इस मार्केट में लोग पैसा जरूर डाल देते हैं, पैसा निकाल के घर नहीं लेके जाते। 100 का 200 किया, 200 का 200 बाजार में डाल के रखते हैं, 200 का 300 किया वही बाजार में, और जेब से 500 ले आते हैं। आपने पहली बार 100 का 200 किया, तो ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, उस 100 को घर से बाहर निकालिए, मार्केट से बाहर निकालिए, जो आपने प्रॉफिट कमाया उससे लर्निंग कीजिए। आप अर्निंग का फोकस पहले नहीं होना चाहिए, पहले लर्निंग का फोकस होना चाहिए। अगर आप लर्निंग का फोकस कर रहे हैं, अर्निंग ऑटोमेटिकली इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। बट अगर आपका पहला फोकस 90% मेंटेलिटी लोगों की क्या है, हम पैसे कमाने हैं यार, बाजार से कैसे ट्रेड मिल जाए यार, ना, सीखने की मेंटेलिटी तो लेके आइए आप। पहले भूख सीखने की होनी चाहिए। सीख रहे हैं तो पैसा आ ही जाएगा, दैट्स अ बाय प्रोडक्ट। प्रोडक्ट दिमाग में पहले अर्निंग है तो लर्निंग तो होगी नहीं आपकी, सीधी सी बात है। आप शॉर्टकट के तरफ जाएंगे, शॉर्टकट कभी आपको पैसा कमा के देंगे नहीं, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक नेगेटिव क्रॉसओवर हो गया, और यहाँ पे हिस्टोग्राम पे देखिए रेड बार आनी शुरू हो गई, तो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट बुकिंग करके बाहर आ गए। ठीक है। अब इसको हम चलते हैं चार्ट के ऊपर देखने के लिए, चार्ट क्या कहता है। और अगर मैं इसको लाइव में भी लेके जाऊं तो अब मुझे अभी लाइव पे चलेंगे, अभी लाइव पे चलेंगे, जैसे डेली चार्ट है, ठीक है, हम छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलेंगे इसको। अब यहाँ पे देखिए बड़े ध्यान से, यहाँ बहुत बुलिश क्रॉसओवर आया, हिस्टोग्राम ग्रीन हुआ, उसके बाद प्राइस का मूवमेंट ऊपर आ गया, बिल्कुल, और प्राइस ने देखिए, अब यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, और हिस्टोग्राम में भी डाइवर्जेंस आप देखिए, बड़ा ध्यान से देखिए। अगर ट्रेंड लाइन आप हिस्टोग्राम पे भी मार्क कर लेंगे, ट्रेंड लाइन कितनी ब्यूटीफुल है कि ट्रेंड लाइन को आपको खाली चार्ट पे नहीं लगाना, कहीं पे भी लगा लो, इंडिकेटर पे भी लगा दीजिए। अब यहाँ पे, अब ध्यान से देखिए, प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस तो यहाँ से एक हायर हाई बना रहा है, बिल्कुल, और कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस जो इंडिकेटर है, MACD है, वो साफ साफ कह रहा है भैया मेरे में वीकनेस आनी शुरू हो गई। और ये वीकनेस उनसे कहाँ बता दी, यहाँ बता दी। भाई आप क्रॉसओवर देखिए ना, ब्लू लाइन अब नीचे आ गई है यहाँ पे, बिल्कुल, और प्राइस है कि दिल है कि मानता नहीं, प्राइस गिरा यहाँ पे थोड़ी देर, तो प्राइस से फिर एक नया हाई बनाया, करेक्ट। तो आपको ये देखना है कि ये डाइवर्जेंस जो है, बेसिकली जो वीकनेस है MACD में, लोअर हाई बन चुका है। तो आपके लिए मौका, अगर दोबारा यहाँ नहीं निकले थे तो यहाँ तो आपको निकलना ही है, बिल्कुल। एग्जिट पे ध्यान दीजिएगा साहिल भाई। अगर आप एग्जिट पे ध्यान नहीं देंगे तो आप कभी भी, इन्वेस्टर तो छोड़ दीजिए, आप बाजार की तरफ, बाजार में स्टे नहीं कर पाएंगे आप। आपकी लाइफ बहुत ही छोटी होने वाली है। अब यहाँ पे क्लियर है, अब यहाँ पे प्राइस ने भी देखिए लोअर हाई बनाया, और यहां से देखिए, हालांकि हिस्टोग्राम में बाई आई है। अब इस हिस्टोग्राम MACD के ऊपर अगर बाय करते हैं, इस पॉइंट के ऊपर में हम एक पॉइंट मार्क करते हैं, ये वर्टिकल लाइन उठाते हैं और यहाँ मार्क करते हैं, यहाँ पे एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर में बुलिश क्रॉसओवर हुआ है, बिल्कुल, ग्रीन बार आई है। तो यहाँ से प्राइस का मूवमेंट कितना है, 1,10,000 से लेके 1,18,000 तक, $8,000 की मूवमेंट है ये, $8,000 की। पर क्योंकि आप ट्रेंड लाइन भी यूज कर रहे हो, तो जैसे रिएक्शन फॉर्म हो जाए, मैंने आपको क्या कहा था, आपको शायद पुरानी वीडियो याद होगी कि ऊपर में A फॉर्म हो जाए, बिल्कुल, A फॉर्म हो गया, हाँ, प्राइस ने रिजेक्शन लिया, छोड़ दिया, तो आपके पास में एक पॉइंट ये मिला, दूसरा पॉइंट नहीं मिला, आपने ट्रेंड लाइन मार्क कर दी। बिल्कुल, अभी ट्रेंड लाइन नहीं, ट्रेंड लाइन अभी आपकी यहाँ थी, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे ट्रेंड लाइन जब बनी, जब आपका ये A फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। अब आपको पता है भैया लोअर हाई फॉर्मेशन हुआ है, दिस इज ब्लेसिंग कि निकल जाओ। आप 1,21,000 पे नहीं, 1,23,000 पे माल नहीं बेच पाए, तो 1,18,000 पे तो निकलो। नहीं निकलोगे तो भैया आज 1,10,000 खड़ा है, $8,000, जो $8,000 आपने कमाए थे वो निकल गए। तो यहाँ पे आप अब क्या देखिए, अब हम एक काम करते हैं, हम दोनों इंडिकेटर को इस्तेमाल कर देते हैं, हम दोनों कोई लगा देते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं RSI भी लगा दूं, देखिए कितना ब्यूटीफुल काम करेगा। अब मैंने RSI भी लगा दिया,
ठीक है। बड़े ध्यान से देखिएगा, बुलिश क्रॉसओवर है एमएससीडी का, आरएसआई का है 50 के ऊपर में। तो 50 से बढ़ते 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 अब यहाँ पे अगर ये ट्रेंड लाइन को आरएसआई पे आप इस्तेमाल करेंगे तो देखिए हायर लो बन रहे हैं। प्राइस में क्या हुआ है, प्राइस में बिहेवियर ऊपर की तरफ आया है और एमएससीडी ने क्या किया है, इसी पॉइंट के ऊपर में आपका एमएससीडी भी एग्जैक्टली बुलिश क्रॉसओवर स्टार्ट हो गया। तो प्राइस ने अच्छी खासी मूवमेंट दी आपको, 1,01,000 से मोटा मोटा 1,22,000 तक $22,000 की मूवमेंट आई है। आप सोच के देखिए, और आरएसआई भी लगातार बढ़ता रहा है। अब उसके बाद में आरएसआई ने क्या किया, उसका आरएसआई ने डाइवर्जेंस दिया तो प्राइस ने भी गोता खाया है। देखिए प्राइस भी यहां से देखेंगे तो ध्यान से, प्राइस भी 1,21,000 से मोटा मोटा कितना लो बनाया, 1,09,000। अच्छा डिप है, बहुत शानदार डिप है, ट्रेडर्स के लिए पैराडाइज है। अब प्राइस ने दोबारा ब्लफ करने के लिए एक हायर हाई बनाया, पर आरएसआई लगातार डाउन थी, लोअर हाई फॉर्मेशन थी। आपका एमएससीडी भी लगातार डाउन था, तो ट्रेंड भी वीक हो गया, स्ट्रेंथ भी वीक हो गई, एमएससीडी ने भी आपको बोल दिया वीकनेस आ गई। तो आप जितने ज्यादा इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे, इंडिकेटर का भी ये मतलब नहीं कि 10 इंडिकेटर इस्तेमाल कीजिए, चुनिंदा 2-3, जिसमें मोस्ट पॉपुलर है आरएसआई, एमएससीडी, बॉलिंजर बैंड, ये 2-3 इंडिकेटर है जो बड़ा अच्छा काम करते हैं। बॉलिंजर बैंड इसमें लगाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे जाएंगे, आपको बॉलिंजर बैंड करना है, बॉलिंजर बैंड सिंपल। अब ये भी बेसिकली क्या है, ये चैनल फॉर्मेशन है। अब देखिए बैंड की तरह दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। अब प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है, अब मैं बाकी चीजें एक बार इसमें से रिमूव कर देता हूँ। अब प्राइस को ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए कि प्राइस क्या कर रहा है। यहाँ पे एक ऊपर लाइन है, एक नीचे लाइन है, एक बीच में स्टैंडर्ड डिविएशन लाइन है, करेक्ट। तो बेसिकली क्या है, ये बॉलिंजर बैंड आपको ये बताता है कि जब भी ऊपर वाली लाइन को प्राइस हिट करता है, ठीक है, तो रिजेक्शन आ रही है, इसका मतलब, ठीक है। और बीच वाली लाइन को ब्रेक कर दिया तो वीकनेस स्टार्ट हो गई, तो सेलिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे ट्रेड करते हैं, जब बीच वाली लाइन को ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, और जब नीचे वाला बैंड हिट होता है तो एक सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, ऊपर आता है। जब आपका बैंड, आप ध्यान से देखिए, एक फॉल के बाद में बैंड नैरो होना स्टार्ट हो जाता है। ये फॉल था, बैंड थोड़ा नैरो होना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद अच्छी खासी मूवमेंट आती है। जैसे आप देखेंगे ये साइडवेज मूवमेंट, ये देखिए बैंड, प्राइस से मूवमेंट किया, यहां से ये प्राइस ने ये मूवमेंट किया, इस पोर्शन पे आके बैंड नैरो हो गया। तो बैंड में फिर अपने जो बीच वाली मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर जब ब्रेकआउट हुआ तो ही बाजार में ब्रेकआउट है। पर उसके बावजूद भी आप प्राइस को देखिए, वो बैंड पे चिपक के ही चलता है, बैंड से कभी भी प्राइस बाहर जाता ही नहीं है। देखिए बहुत रेयर केसेस होंगे जहां पे बैंड से प्राइस आपको बाहर दिखाई दे रहा है। वो दिख रहा है आपको, यहाँ पे प्राइस बैंड से बाहर आया तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है, फटाक से लोग बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और सारी तीनों चीजें मैच भी कर रही है, तीनों चीजें मैच करेगी। आरएसआई ओवरसोल्ड में आ गया, एमएससीडी ने क्रॉसओवर यहाँ नहीं दिया, एमएससीडी ने क्रॉसओवर यहाँ दिया, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तीनों के तीनों एक जैसा सिग्नल नहीं देंगे, पर एक जैसे हिंट जरूर दे देंगे आपको कि अभी ट्रेंड किस तरफ है। और ऐसा कुछ होता है, कोई पहले देता है कोई बाद में देता है। हाँ, ये हो सकता है, ये आपको एक्सपीरियंस से आएगा, ठीक है। ये आपको जब आप बैकटेस्ट करने लगेंगे, तीनों इंडिकेटर को लगाएंगे, सेपरेट लगाएंगे। अब आप टाइम नोट कीजिए, ये आपके जर्नल्स बनाने वाली बातें हैं कि एमएससीडी का 2:25 पर ये मैसेज आया, आरएसआई का ये मैसेज आया, और किसी और इंडिकेटर ने ये मैसेज दिया, तब आपको पता लगेगा कि इसमें लीडिंग कौन था। पर ये भी जरूरी नहीं है कि उन तीनों में लीडर अगले टाइम फ्रेम में भी लीडर हो, ठीक है। हो सकता है तीनों में से ए बी सी इंडिकेटर 3 लगाए हमने, ए ने इस टाइम फ्रेम में बाजी जीती हो, अगले टाइम फ्रेम में उससे बी बाजी जीत रहा हो। आपको होलिस्टिकली देखना है कि तीनों का मैसेज क्या आ रहा है, प्राइस पे ट्रेंड क्या कह रहा है। अगर आपको ट्रेंड पे भरोसा हो गया है, स्टॉप लॉस मिल गया है, सपोर्ट आइडेंटिफिकेशन हो गई है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने मार्क कर लिए, आरएसआई, एमएससीडी, बॉलिंजर बैंड, आपको जो भी इंडिकेटर यूज करना है, कोई एक इंडिकेटर यूज कीजिए, चाहे तीनों यूज कीजिए, आपके ऊपर पे है, जिसपे आपका हाथ बैठे, हैंड आई कोऑर्डिनेशन आपका सेट हो, आपको कंफर्ट मिले कि हाँ इस पे मैं काम कर लेता हूँ, है ना। बेसिक मिनिमम क्वांटिटी से काम स्टार्ट कीजिए, जरूरी नहीं आपको 5 लाख लेके बाजार में आना है, 5,000 से आइए, छोटी सी क्वांटिटी से आप आइए। देखो, सीखने के लिए कुछ तो पैसा लेके आना पड़ेगा, बिल्कुल। आप पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हो, पर पेपर ट्रेडिंग में आपकी इमोशंस, आपकी साइकोलॉजी आपकी कभी भी इंप्रूव नहीं होगी। आपको पता ही नहीं है कि रियल ट्रेड करने के बाद में आपकी हार्ट बीट कानों तक सुनाई देगी नहीं देगी। क्या होगा, जब ट्रेड डालेंगे ना तो आपकी दिल की धड़कन सुनेगी। आप जब ट्रेड आपके अगेंस्ट जाएगा, आप धड़ धड़ आप महसूस करेंगे। आप इसका मतलब ये कि आपके इमोशंस कंट्रोल में नहीं है, आप ट्रेडर नहीं बने अभी। आप सिंपल सा फंडा है, जिस दिन आपको आपकी हार्ट बीट काबू में आ जाए, उस दिन समझिए कि हाँ अब थोड़ा मैं मैच्योर होने लगा हूँ, अभी भी एक्सपर्ट नहीं हुआ हूँ, थोड़ी मैच्योरिटी आने लगी है। तो दिस विल कम बाय एक्सपीरियंस ओनली। तो इन नटशेल आप इन तीनों इंडिकेटर को इस्तेमाल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए,
छोटी सी कैपिटल के साथ जरूर प्ले कीजिए, 2000, 5000, 10,000, जिसकी जो रिस्क एपेटाइट हो। अब ये नहीं कि आप बोले मैं एक सैलरी दाव पे लगाया था, ये गलती नहीं करनी। अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो 2,000 लेके आइए, आपकी सैलरी 1 लाख है तो 5 से 2,000 लेके आइए एक बार के लिए। कोशिश कीजिए वो जाए ना, पैसा कमाने के लिए उस पैसे को मत डालिए। आपने रूल बुक बना ली कि मैं RSI यहाँ पे आएगा तो यहीं पे ट्रेड करूंगा, मैं 10 दिन खाली RSI पे ट्रेड करूंगा, या मैं 1 महीने सिर्फ RSI पे करूंगा, RSI के इस सिग्नल पे ही करूंगा, MACD पे इस सिग्नल पे ही करूंगा। तो 1 महीने का डिसिप्लिन कम से कम का होना चाहिए। और अगर जहां आपका डिसिप्लिन 3 महीने से 6 महीने हो गया, आप सोच के देखिए, जो मिलिट्री में जब लोग भर्ती होते हैं, आर्मी में जाते हैं, तो 6 से 9 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद ही आपको फ्रंट पे भेजने के लिए आप तैयार होते हैं, वरना तो ट्रेनिंग ही कहलाते हैं आप। तो यहाँ मार्केट भी फ्रंट है, आपको 6 से 9 महीने अपने आपको देने हैं, और जिसमें पेशेंस होगा 6 से 9 महीने देने का, एक लकीर के फकीर बनने का, उसी पे लॉस लेने का, उसी पे प्रॉफिट बुक करने का, ट्रेलिंग करने का, और रूल बुक ट्रेडिंग कॉपी सेल करने का। अगर आप इससे डिविएट होंगे, आप जिंदगी भर आप जूते के साथ रहिए, आप ट्रेडर नहीं बन सकते। तो फॉर टू बिकम अ ट्रेडर, इंडिकेटर्स विल डेफिनेटली हेल्प यू, बट एनी हेल्प विल कम ओनली विद योर पेशेंस। एक बार इसको लाइव में बताओ कि आगे अली कैसे देखेंगे, अब देखिए हम फ्यूचर कैसे देखेंगे। जी, मैं इसको अब जैसे हम अभी एक बार के लिए इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले आते हैं हम, ठीक है ना, बिल्कुल लाइव चल रहा है अभी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की सबसे अच्छी बात यह है कि लाइव है, 24 घंटे लाइव है, ठीक है। अब देखिए बॉलिंजर बैंड को समझते हैं पहले। प्राइस लगातार गिर रहा था, देखिए बैंड नीचे की तरफ था, बिल्कुल बैंड में यहाँ पे आके कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हुआ, बिल्कुल, और बैंड ऊपर की तरफ खुलना स्टार्ट हुआ। तो बैंड की जब अपर लाइन है, जब ऊपर की तरफ जाने लगती है, प्राइस अपर लाइन से चिपक के चलता है, और मिडिल जो आप लाइन देख पा रहे हैं, एक मूविंग एवरेज है, स्टैंडर्ड डिवीजन है बेसिकली, इसके ऊपर चलना स्टार्ट हुआ तो बुलिश मूवमेंट स्टार्ट हो गई। अब इसको आप देखिए, यहाँ पे MACD ने बुलिश क्रॉसओवर दिया, MACD का बुलिश क्रॉसओवर जीरो लाइन के नीचे आ रहा है तो अच्छा है, ठीक है, अगर ये जीरो लाइन के ऊपर क्रॉसओवर है तो ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में दे रहा है ये, ठीक है, तो बाजार तेज है तो तेज है, आप मौके का फायदा उठा लेंगे, बट अच्छा मौका यहाँ मिलेगा जब वो जीरो लाइन के नीचे में है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ ऊपर की साइड पे, मतलब नीचे गिरेगा, ये क्रॉस डाउन है, हाँ मतलब नीचे गिरेगा, नेगेटिव क्रॉसओवर है, डाइवर्जेंस है, हाँ। तो डाइवर्जेंस होना स्टार्ट हुआ। अब देखिए प्राइस ने भी यहाँ से ऊपर वाले बैंड को छोड़ दिया, पहले प्राइस देखिए ऊपर वाले बैंड से चिपक के चल रहा था, ठीक है, अब प्राइस ने बैंड को छोड़ दिया और मिडिल लाइन को इसने टच किया, तो उसके नीचे क्लोजिंग आ गई, MACD भी नेगेटिव हो गया, हिस्टोग्राम भी नेगेटिव बन गया, RSI भी 70 से नीचे आना स्टार्ट हो गया, ठीक है, करेक्ट। तो ये बेसिकली आपको प्रैक्टिस करनी है साहिल भाई। तो आइडियली जैसे अगर अभी बीच में चल रहा है तो इस टाइम ट्रेड नहीं, नो ट्रेड जोन, जब ये ऊपर जाए या नीचे जाए तभी ट्रेड। नो ट्रेड जोन, हाँ भैया, जब तक बॉटम के आसपास ना मिले। अब देखिए बॉटम फिशिंग इतनी आसान नहीं होती, पर इतनी मुश्किल भी नहीं होती। मैं कभी अगर सेबी ने अगर अलाउ किया या कभी मन हुआ तो पोर्टफोलियो शेयर करेंगे, कैसे हमने काम किया, कौन कौन से शेयर में कब कब कैसे पैसा बनाया, कभी बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है, पर अभी तो अलाउड नहीं है वो, राइट। तो आप देखिए हम पर्सनली डिस्कस कर सकते हो उसमें ना, तो आप उसको एज ए रेफरेंस पॉइंट ले सकते हो कि जितने भी शेयर्स मैंने बाय किए होंगे लाइफ में, तो जिन्होंने मुझे पैसे दिए होंगे, उनकी सबकी बाइंग RSI 30 के आसपास में होगी, ठीक है, और जिस स्टॉक ने मुझे लॉस दिया है वो उसमें फोमो का शिकार हुआ 60-70 RSI बीच में। अच्छा, मुझे लगता है वाले जितने ट्रेड थे सबने लॉस दिया, ठीक है, मेरा 100% स्टॉक्स का विन रेशो नहीं है। अगर मैंने 100 शेयर्स में ट्रेड किया तो 30 शेयर्स ने मुझे लॉस भी दिए होंगे, 70 ने पैसे दिए होंगे, हो सकता है 70 ने लॉस दिया, 30 ने इतना पैसा दे दिया हो कि 70 के लॉस को मेकआउट कर दिया हो। ये पार्ट ऑफ द जर्नी है, बट जो भी विनिंग स्टॉक्स रहे होंगे, विनिंग ट्रेड्स रहे होंगे, वो बॉटम के आसपास ही होंगे। और मेरे क्या, किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर के वेट प्रॉपर्ली, कि भैया जब तक मेरे रडार में नहीं आएगा, और वीरेंद्र सहवाग ये थोड़ी ना कि हर बॉल पे छक्का मारता रहा, अगर रडार में बॉल आ गई तो फिर तो मारेगा, फिर नहीं मारा तो बेकार है, तो रडार में आने दीजिए, ठीक है, हैव पेशेंस। और देखिए अब तो आपके साथ में इस पूरे टूल्स में एक ब्यूटी आपको जो दी थी मैंने, ट्रेंड लाइन। अब आप मुझे बताइए वीडियो एंड करने से पहले ट्रेंड कैसा है। नो वुड, आई होप अगर मैं इस सीरीज के थ्रू साहिल को थोड़ा सा ट्रेडर बना पाया हूँ, साहिल को अगर थोड़ा बहुत सिखा पाया हूँ, क्योंकि आप डिजिटल के बादशाह हैं, अब डिजिटल के आपने लोगों बहुत कुछ सिखाया है ना, डिजिटल में लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। हमने भी अपनी लाइफ में जब स्टार्ट किया था यूट्यूब, तो आपको बहुत देखा हमने, है ना, आपके कोर्सेज को हमने भी बहुत परस्यू किया है। अगर आप एक डिजिटल की फील्ड से आके मार्केट को समझने की कोशिश कर सकते हैं तो किसी भी फील्ड का आदमी इसको सीख सकता है। आई होप हमारी जो इंटेंशन थी वो यहाँ पे लोगों के काम आएगी, है ना। बहुत प्योर एंड पाइस इंटेंशन थी लोगों को सिखाने के लिए। अब पब्लिक कितना इसको यूज करती है वो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, ओवर टू यू। यही पे हमारा फंडामेंटल खत्म होता है। तो हमने जो प्लान किया था फंडामेंटल ऑफ द सीरीज, ऑफ द टेक्निकल फंडामेंटल्स ऑफ द टेक्निकल, फंडामेंटल ऑफ द टेक्निकल्स इन ट्रेडिंग, तो यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। तो आगे आपको क्या चाहिए
किस चीज को हमको डिटेल में लेके जाना है। सेबी इसमें रेगुलेट तो करते नहीं है क्रिप्टो के अंदर, सेबी का क्रिप्टो पे रेगुलेशन भी नहीं है, इसको हम लाइव ट्रेड भी कर सकते हैं कभी, कर सकते हैं। है ना। तो कभी चाहोगे तो ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। क्या चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, क्योंकि मेरे को तो कुछ कुछ समझ में आना शुरू हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझ में आई है कि RSI नीचे आने दो, उसके बाद वेट करो, वेट समझ में आई है, वेट करो जब वो उठ के वापसी आए, रीटेस्ट एक बार रीटेस्ट करे, फिर लेना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। जो हो रहा है होने दो। मेजर लर्निंग्स मेरी ये 2 है, सुपर। बाकी तो सारी स्टॉप लॉस नहीं बोलना सर, स्टॉप लॉस की कैलकुलेशन समझ में आ गई, स्टॉप लॉस कैसे करता है, ट्रेंड लाइन समझ में आ गई है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आ गया है, कैंडल स्टिक्स के मिथ। कैंडल 6 हाँ जी, बहुत डिटेल के अंदर लेके गए सीरीज को। थैंक यू। थैंक यू सो मच भाई, थैंक्स फॉर पॉइंटिंग, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी अगर लोग पसंद करेंगे तो और भी नई चीजें लेके आते रहेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू, जय माता दी। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। इस सीरीज में आगे क्या चाहिए कमेंट सेक्शन में बताओ। मुझे लगता है हमने लेवल 1 ऑफ फंडामेंटल खत्म कर दिया है, और लेट्स सी आगे हम इसको कैसे ले जा सकते हैं। बाय, गुड नाइट, शुभ गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना। बाय की जो लिंक्स है सब कुछ है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके आप फॉलो कर सकते हैं।